जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त और आपका टीचर अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है प्यारे बच्चों कि इस समय जो हमारा सेगमेंट चल रहा है वो चल रहा है अप्रैल 2022 से हम कवर कर रहे हैं दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम, जिसको हिंदी में कहते हैं समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है, घटनाक्रम। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था, इससे पहले बताया है कि हमने यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश की घटना जो करंट अफेयर्स है उसको हमने समाप्त कर लिया है। ये हमारा हो गया है। इसके साथ में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसको भी हमने खत्म करा दिया है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम इंटरनेशनल इवेंट्स का है, उसकी हमारी ये दूसरी क्लास है, यानी कि एक दो क्लास और होगी और ये भी समाप्त हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि प्यारे बच्चों में हम सेगमेंट के साथ चल रहे हैं, एक एक चीज को एक साथ में लेकर के खत्म करते हुए चल रहे हैं। अमूमन कॉम्पिटेटिव एग्जामों में जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो 25 से 30 होती है। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही निर्णायक होता है ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। लगभग वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए जरूरी है जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जिस सिलेबस में करंट अफेयर्स आता है। दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है, बच्चों का कमेंट आता है कि सर पीसीएस हो या आईएएस हो या बाकी जो वनडे एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो किस तरीके से अलग है, हम तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हम इसके लिए तैयारी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी जो समसामयिक घटना में करंट अफेयर्स कभी किसी भी एग्जाम के लिए बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी या पीसीएस या और अन्य एग्जामों में कुछ और पूछता है और यहां कुछ और पूछता है। उदाहरण के लिए अगर वैश्विक पुरस्कार, अगर अवार्ड की बात करें, ऑस्कर, अगर ऑस्कर यूपीएससी में आता है तो ये वनडे एग्जाम में भी आता है। अगर आप बात करें क्रिकेट से रिलेटेड कोई, अगर आप बात करें टेनिस से रिलेटेड कोई पुरस्कार, अवार्ड, तो सभी एग्जामों में आते हैं। हाँ, अंतर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? अंतर ये हो जाता है कि बदल जाता है उसके पूछने का तरीका। ठीक, मैं एक मिनट डस्टर लेके आता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर कुछ बदल जाता है तो उनके पूछने का तरीका बदल जाता है। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपके साथ डिस्कशन करते हुए चलता हूं। जैसे जैसे आपको आगे बताएंगे तो आपको डिस्कशन करते हुए चलेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं कि अभी आपने देखा कि हमारी जो जनसंख्या है, इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी हमारी है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। ठीक, तो जो वैश्विक जनसंख्या है, वैश्विक जनसंख्या जो है वो हो गई है 8 अरब। अभी तक 8 अरब और 7 अरब थी, मतलब इससे पहले 7 अरब की गिनती हुई थी, अब हो गई है 8 अरब। ठीक, क्या हो गई? वैश्विक जनसंख्या हो गई है 8 अरब। ये हुई कब? तो ये हुई है 15 नवंबर 2022 को। ठीक, 15 नवंबर 2022 को हमारी यानी विश्व की जनसंख्या हो गई 8 अरब। ठीक, अब ये 8 अरब यानी कि इससे पहले 7 अरब थी, 7 अरब से 8 अरब, 7 अरब से 8 अरब होने में कुल वर्ष कितने लगे? 12 वर्षों में ये 7 से 8 वर्ष हो गई। 12 वर्ष में कुल कितने वर्ष में हो गई? 12 वर्ष में ये जनसंख्या 7 से 8 अरब हुए। ठीक, अब ये क्या हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आर्थिक और सामाजिक मामलों की जानकारी, ये जो डेटा आपको मिल रहा है वो कहां की तरफ से मिल रहा है? ऑथेंटिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक मामलों की जो जानकार, आर्थिक मामलों का जो विभाग है, आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का जो विभाग है, उसके द्वारा दिया जा रहा है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यहां से क्वेश्चन बनेंगे किस तरीके से? यहां से क्वेश्चन जो आपके बनेंगे कि वैश्विक जनसंख्या 7 से 8 अरब, ये डेट भी पूछ सकता है, कब बनी? 15 नवंबर 2022 को। ठीक, और ये कितने वर्ष लग गए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक तरीके से जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग विश्व की जो 50% जनसंख्या है,
विश्व की 50% जनसंख्या केवल 7 देशों की मिलाकर के 50% जनसंख्या होती है। देशों की संख्या तो लगभग 193-94 है, लेकिन विश्व में देशों की संख्या लगभग 193-94 है, लेकिन केवल 50% जनसंख्या इन 7 देशों में निवास करती है। मैं इनको नाम बता देता हूं, ये जरूरी नहीं है, बस ऐसे आपको जानकारी के लिए। चीन है, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील। ठीक, कौन सा फिर से एक बार नाम लेता हूं, नोट करना चाहे आपने नोट कर ले। चीन है, भारत है, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील। ठीक, दूसरा एक डेटा और दिया है संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र का कहना यह है कि जो इनके विभाग है आर्थिक और सामाजिक मामलों का, वो ये कह रहे हैं अभी तक सबसे अधिक जनसंख्या जो है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है चीन में। चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पे भारत का आता है। दूसरे नंबर पे किसका आता है? भारत का। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ये कह रहा है कि 2023 में क्या होगा, मतलब इसी वर्ष भारत चीन को पिछाड़ते हुए नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। ठीक, भारत क्या करेगा? चीन को पिछाड़ करके जनसंख्या में सब नंबर 1 पहुंच जाएगा। ऐसा अभी हुआ नहीं है, लेकिन यूएन कह रहा है कि ऐसा हो जाएगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है। जब ये ऐसा डेटा आएगा तो हम इस पर बात करेंगे। अभी ये है कि ये संभावना है। ठीक है, तो आइए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। मैंने आपको इसीलिए कहा कि क्वेश्चन पूछे वही जाते हैं हर एग्जामों में, उनके तरीके बदल दिए जाते हैं। टफ, थोड़े कम हल्के, थोड़े ज्यादा कठिन, इस तरीके के हैं। लगातार बात करते रहेंगे आपसे, इनके तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक, इंस्टीट्यूट है। ये क्या करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक, अब ये करता क्या है? ये दुनिया में 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची जारी किया इसने। विश्व के 100 रक्षा कंपनियों की, जो डिफेंस कंपनियां हैं, जो कि शस्त्रों का निर्माण करते हैं, जो मिसाइलों का निर्माण करते हैं। ठीक, 100 रक्षा कंपनियों की सूची जारी की है इसने। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप इसको। तो 100 शीर्ष कंपनियों की सूची जारी की है इसने। ठीक है, जिसमें से जो सूची जारी की है उसके अंतर्गत भारत की 2 कंपनियां इसमें है। ठीक है, भारत की कितनी? 2 कंपनियां हैं। कौन कौन सी हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पहला इसमें जो नाम दिया है, सूची में नाम आया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में HAL या हाल भी कहते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, हाल भी कहते हैं, HAL भी कहते हैं। दूसरी जो कंपनी है, ये रक्षा कंपनियां हैं। ठीक, वो क्या है? BEL है। क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम हो गया? तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक, इसका क्या है? BEL शॉर्ट फॉर्म है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन 2 कंपनियों को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो सूची जारी की है विश्व के 100 रक्षा कंपनियों में, उसमें इन दोनों को रखा है। ठीक है, अब और जो डेटा दिए हैं उसके अनुसार भारत जो है, भारत सऊदी अरेबिया के बाद सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करता है, मतलब खरीदता है। यानी कि अगर देखा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीदता है, तो वो है सऊदी अरब। ठीक, सऊदी अरब। और दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक, आप समझ सकते हैं, भारत विश्व में दूसरे नंबर की सबसे अधिक हथियारों को खरीदता है। अब ये सोचिए आप कि भारत अगर ये दूसरे नंबर का ना होता तो ये जो पैसा है वो किस चीज में लगता?
देश के विकास में, देश के विकास में लगता, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य चीजों में लगता और हमारा देश भी विकसित अवस्था में हो सकता था। ठीक है, अब तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? जी नहीं, ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहले क्या आवश्यक है? सुरक्षा। सुरक्षा, और खासतौर से उस जगह पे जहां एक तरफ पाकिस्तान है जो कि हमारा दुश्मन देश भी कह सकते हैं या प्रतिद्वंदी देश कह सकते हैं, और दूसरी तरफ चाइना है। ये दोनों ही देश मजबूती की तरफ हैं और ये हमारे अगल बगल में है और इनकी तरफ से लगातार हमें चुनौतियां मिलती रहती हैं। तो ये सुरक्षा जरूरी है। अगर इस तरीके की समस्या न होती तो शायद हमारा देश भी विकसित अवस्था में होता और हमें ये छोटी मोटी चीजों की समस्या ना होती जिससे आज हमें रूबरू होना पड़ता है। ठीक है, ये तो एक जानकारी की बात बता दी हमने कि सबसे अधिक हथियार खरीद रहा है सऊदी अरेबिया, दूसरे नंबर पे कौन खरीद रहा है? आपका अपना देश भारत। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कि इसके साथ ही सैन्य खर्च की बात करें, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक सेना पर खर्च करता है, मतलब सेना पे सबसे ज्यादा पैसे कौन लगाता है? तो सेना पर सबसे अधिक पैसे लगाता है अमेरिका। आपको पता है विश्व का दरोगा कहा जाता है उसको इसी बदौलत, क्योंकि ये जो है सेना पर सबसे अधिक खर्च कर रहा है अमेरिका, यानी कि सैन्य व्यवस्था, सैन्य संगठन सबसे मजबूत अमेरिका का हुआ। दूसरे नंबर पे चीन है, ठीक, और तीसरे नंबर पे हमारा भारत है जो सबसे अधिक खर्च कर। अब सोच लीजिए आप, जो एक ऐसा देश जो चीन दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सेना पे खर्च कर रहा है वो हमारा पड़ोसी देश है जिससे हमें लगातार परेशानियां हैं। तो सैन्य सुरक्षा भी जरूरी है, इसीलिए आयात हो रहा है। ठीक है, मोटा मोटा यहां से क्वेश्चन क्या सीधे सीधे आएगा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से भारत के निम्नलिखित में से कौन सी दो कंपनियां इसमें सम्मिलित हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक, सबसे अधिक या सबसे दूसरे नंबर पर आयात करने वाला, हथियारों का आयात करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। और सर्वाधिक सैन्य खर्चा पर, सर्वाधिक वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्चा करने वाले में भारत का निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। इस तरीके से लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि ऊपर से नीचे तक लगभग सभी एग्जामों में ऐसे ही पूछे जाएंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ कहने की बात होती है प्यारे बच्चों। लोग, कुछ बच्चे अपने आप से सोच लेते हैं, कुछ लोग बताने वाले बता देते हैं कि नहीं वो एग्जाम तो बहुत टफ है, उसमें करंट अफेयर्स अलग लेवल की आती है, इसमें अलग लेवल की आती है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन पीसीएस का भी बनेगा, यहीं से क्वेश्चन आईएएस का भी बनेगा और यहीं से क्वेश्चन सुपर टेट और जितने भी एग्जाम आते हैं वहां से बनेगा। सिर्फ पूछने के तरीके में फर्क ये पड़ जाता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा वनडे एग्जाम में, सीधे सीधे पूछ लेगा कि पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से कौन निम्नलिखित में से किन देशों, किस कंपनी को रखा गया है। और जब पीसीएस में ये पूछेगा तो हो सकता है सब घुमा के पिछले स्टेटमेंट बना के पूछ ले कि कुल 2 देशों का रखा गया है। ए, भारत की सैन्य, भारत जो है विश्व की सैन्य व्यवस्था में तीसरे नंबर पर अपने सैन्य खर्च को रखता है, दूसरा फिर तीसरा स्टेटमेंट बना करके इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मजबूत पासपोर्ट का एक डेटा आता है, एक सूची जारी करती है, कौन करता है? एटर्न कैपिटल करता है। एटर्न कैपिटल, बहुत सारे ऐसे ऐसे संगठन हैं जो अलग अलग सर्वे करते हैं, अलग अलग सर्वे करके अलग अलग अपनी सूचियां जारी करते हैं, अपनी डिटेल जारी करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो एटर्न कैपिटल जो है ये दुनिया का सबसे मजबूत, ठीक, दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची जारी की है। ठीक, पासपोर्ट की सूची जारी की है। अब देखिए, एटर्न कैपिटल दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची जारी की है। जारी किसने की? एटर्न कैपिटल। आप ध्यान रखिएगा, जो ये डेटा होगा वो इसके हिसाब से होगा, एटर्न कैपिटल के हिसाब से, क्योंकि एक हारून ऐसे रिपोर्ट कंपनी, एक हारून ऑर्गेनाइजेशन है जो वो भी जारी करता है अपना। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि हारून के अनुसार डेटा और एटर्न कैपिटल के अनुसार, यानी कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे तो डेटा बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको पढ़ते हुए ध्यान देना है बच्चों। कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ ये पढ़ के चले गए कि हम पासपोर्ट पर एक इंडेक्स आया था वो आपने पढ़ लिया, ये ध्यान नहीं दिया कि एटर्न का था या हारून का था। वो पूछ लिया हारून का, पढ़ के गया एटर्न का, तो गलत हो जाएगा, वो आपको लगेगा कि मैं तो आंसर सही करके आ रहा हूं। तो आप ध्यान रखिएगा, एटर्न कैपिटल की तरफ से मजबूत पासपोर्ट। आइए डेटा जान लेते हैं, है क्या चीज इसमें। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि
सबसे शीर्ष स्थान पर, अभी बताते हैं और भी बातें इसमें, शीर्ष स्थान पर मतलब सबसे मजबूत जो है, सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है, तो सबसे मजबूत पासपोर्ट है यूएई का, ठीक, यूएई का, खाड़ी देश यूएई का, ठीक, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक, यूएई का। दूसरा, और उसके बाद अब भारत की स्थिति क्या है, अगर सबसे मजबूत पासपोर्ट यूएई का है तो भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति जो है प्यारे बच्चों 87 नंबर पे, 87 नंबर पर भारत है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एटम कैपिटल दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, 87वां, 87वां, और सबसे ऊपर कौन है, यूएई, मतलब सबसे एक नंबर पे यूएई। दो बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है, और किसके अनुसार, एटम कैपिटल के अनुसार, ठीक, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक। अब ये जो पूछा गया है कुल 193 देशों का लेकर के निकाला गया है, 193 देशों के पासपोर्ट इंडेक्स को निकाला गया है। इसका मतलब ये होता है, मोटा मोटी समझिए, बहुत ज्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बता देता हूं कि अमूमन जो देश बिना वीजा के या वीजा एंड अराइवल या बिना वीजा के जितने देशों की यात्रा कर लेते हैं, जितने संबंध उनके अच्छे होते हैं, उसी हिसाब से उनका पासपोर्ट माना जाता है कि इनका पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो सबसे बेहतरीन पासपोर्ट अगर माना जाए, यूएई का अगर आपके पास पासपोर्ट है, तो आप लगभग 193 देशों या 190 देशों के आसपास आप आराम से बिना वीजा के जा सकते हैं। अगर भारत का है तो ये 85-86 देशों के बीच में आप वहां की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के। बाकी जगहों पे आपको वीजा, पासपोर्ट, बाकी चीज, पासपोर्ट चाहिए, वीजा भी चाहिए। इस तरीके का एक इंडेक्स आता है जिससे ये पता चलता है, ठीक है। तो वीजा मुक्त या वीजा अराइवल, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है आपको। क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे पूछेगा, मैंने बताया कि 87 नंबर पे भारत है और यूएई क्या है, एक, यूएई कितने नंबर पे, एक नंबर पे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा, ठीक। ये जो डेटा है प्यारे बच्चों, मजबूत पासपोर्ट 2022 का है, ये ध्यान दीजिएगा, 2022 का, ये लिखना भूल गया मैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही करके आपको अगर कोई भी व्यक्ति ये कह रहा हो कि ये क्वेश्चन यहाँ का है, क्वेश्चन तो मत मानिए उसको, मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए ले लेते हैं। एक गूगल क्या करता है, ईयर सर्च रिपोर्ट निकालता है। गूगल क्या कर रहा है, गूगल आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ईयर इन सर्च रिपोर्ट, ईयर इन सर्च, यही शब्द लिखा होगा अगर क्वेश्चन आएगा तो, सर्च रिपोर्ट निकालता है। ये रिपोर्ट उसने निकाली है 2022 की, ठीक है, 2022 की। क्या रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत भारत में, ये भारत की है सर्च रिपोर्ट, ठीक। भारत में सबसे अधिक गूगल में सर्च किया जाने वाला, सिर्फ सबसे अधिक गूगल में सर्च किया जाने वाला क्या है, एक नंबर पे, ठीक। तो सबसे अधिक जो भारत में सर्च किया गया है 2022 के अंदर, वो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। उसके बाद जो किया गया था वो कोविन है, कोविन जो कोवैक्सीन की वो साइट थी वो, और तीसरे नंबर पे जो कतर में हुआ है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, उसको, ठीक। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, वो ध्यान रखने की बात है, बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस एक जहन में अपनी बात रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है, लगभग पता ही है कि आईपीएल कितना लोकप्रिय है भारत के अंदर गेम, तो इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब सोचिए ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपके वनडे एग्जाम में, अब आईपीएल से रिलेटेड बाकी कुछ चीजें होंगी तो और एग्जाम में पूछ लेगा, तो इसको कहते हैं कि टफ है और धीरे हल्का है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कि बीबीसी ने क्या किया है कि 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है, ठीक। किसने की जारी की है, बीबीसी ने। बीबीसी ने क्या किया है, 100 सबसे शक्तिशाली, 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, ठीक, एक सूची जारी की है इसने। बीबीसी का है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस समय, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ठीक। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में देखेंगे बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी प्राइम मिनिस्टर गोधरा को लेकर के, गुजरात को लेकर के, गोधरा कांड को प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो इसका बड़ा विवाद हुआ है इस समय, ठीक। और जहां कोई विवाद हो वहां शुरू हो जाता है करंट अफेयर्स, ठीक।
अगर कहीं पर विवादित कोई चीज आती है तो वहां करंट अफेयर्स का काम शुरू हो जाता है। तो बीबीसी का फुल फॉर्म जम जाए, बीबीसी सब लोग जानते हैं, यहाँ का इसका फुल फॉर्म बहुत कम लोग जानते हैं, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। आइए बात कर लेते हैं टॉपिक पे। 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई जिसमें 4 भारतीय महिलाओं को रखा गया है। ठीक, हमसे मतलब इसी से है, भारतीय महिलाओं की सूची। यहां पर हमको सिर्फ इन 4 भारतीय महिलाओं से मतलब है, जिसको बारे में हम अभी जानते हैं। 4 भारतीय महिलाएं। ठीक, इन 4 भारतीय महिलाओं में प्यारे बच्चों नंबर 1 पर, या आप इन 4 भारतीय महिलाओं को रखा गया है, मान के लिए प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा आप जानते हैं क्या है, एक्टर हैं, एक्टर्स हैं। ठीक, अभिनेत्री हैं ये। दूसरे नंबर पे गीतांजलि हैं, इनका दूसरे नंबर पे क्या है, गीतांजलि है। गीतांजलि श्री नाम है इनका, गीतांजलि श्री क्या है, लेखिका है। क्या है, लेखिका है। ध्यान रखिए क्या है, लेखिका। ठीक, गीतांजलि श्री लेखिका है। चौथे नंबर पे कौन है, सिरसा बंदला है। सिरसा बंदला नाम है, ये क्या है, इंजीनियर है और साथ में अंतरिक्ष यात्री भी है। इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री है। ठीक, अंतरिक्ष यात्री है। और चौथी कौन है, 4 महिलाओं की सूची जारी की गई है और चौथी कौन है, चौथी आपकी है इंजीनियर ये हो गई, और ये स्नेहा जवाले। ये क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक, जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन शीर्ष पर जो है आप मान लो उर्सुला वॉन डेन है, नाम है उनका, यूरोपीय संगठन की जो है वो अध्यक्ष है, यूरोपीय संगठन के अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेन। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो ब्रिटिश इसने किया है, 4 भारतीय महिलाओं को रखा है। अब देखिए, अगर कई बार ऐसा हो जाता है प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन में कैसे पूछ रहा है, मैं बताऊं कि वनडे एग्जाम में या इसमें तो सीधे सीधे पूछ लेगा। ठीक, निम्नलिखित से 4 भारतीय महिलाएं, या सिर्फ एक पूछ लेगा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी का 100 शक्ति महिलाओं में भारत की निम्नलिखित में से महिला है, तो सिर्फ प्रियंका चोपड़ा का नाम दे दिया या गीतांजलि श्री का दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है अन्य एग्जामों में, या पूछा जा सकता है कि अब ये सब ना पूछ करके सिर्फ ये देख दे कि गीतांजलि श्री किस से संबंधित है, तो लेखिका है। आप ये जानने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं साहब ये कोर्स से बाहर चला गया। कोर्स से बाहर नहीं, सब कुछ है, जो कुछ फेमस होता है उनको पूछने का तरीका बदल जाता है, एग्जामिनर अलग तरीके से पूछ लेगा। कह रहा है कि गीतांजलि श्री क्या है, लेखिका है। सिरसा बंदला का नाम दे दिया एग्जाम के अंदर, पूछ लिया क्या है, तो इंजीनियर है और अंतरिक्ष यात्री है। ठीक, स्नेहा जवाले का नाम पूछ लेगा सामाजिक कार्यकर्ता। सिर्फ यही क्वेश्चन बना देगा। क्वेश्चन बनाने में उसको क्या दिक्कत है। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये जो है, आप ये नहीं कह सकते ना कि ये आपका जो है, आप ये नहीं कह सकते कि कोर्स से बाहर है। ठीक है, इतनी बात जाननी जरूरी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं इसीलिए आपको बार बार क्वेश्चन भी बताते हुए चलता हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है चीजों, आपको दिमाग उसी के अकॉर्डिंग चलाना है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। ठीक, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, जलवायु से अगर रिलेटेड कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिले वो आपके काम की है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए सीसीपीआई कहते हैं इसको, सीसीपीआई। अगर आप जैसे ही मिले आपको जलवायु परिवर्तन संबंधित सूचकांक, जलवायु परिवर्तन संबंधित कुछ भी चीज मिले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी प्यारे बच्चों, लेकिन आप ये सोच लीजिए 1-2 क्लास के बाद से बिल्कुल हल्का हो जाएगा, बिल्कुल छोटी वीडियो में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस समय चूंकि इसलिए कि डिस्कशन करना पड़ता है, अगर आपको नहीं समझाएंगे, सिर्फ इतना ही लिख देंगे यहाँ प्रदर्शन सूचकांक का आपको 2 देश लिख दिया और आपको जलवायु परिवर्तन के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी नहीं रहेगी, तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। फैक्ट ही हो जाएगा एक तरीके से, जैसे सब लोग भूसा की तरफ भरे जा रहे हैं वैसे ही हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी जाननी जरूरी है, क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, आप याद नहीं कर पाएंगे, आप इसको लर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं कि सूचकांक क्या है। ये
जो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है प्यारे बच्चों, ये जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए। जर्मन वॉच जानने के लिए बस, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ठीक, इंस्टीट्यूट ने बनाया है। इसके साथ में ही जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने तो बनाई है, इसके साथ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसकी भी योगदान है। ठीक, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक, एक्शन नेटवर्क, इन दोनों ने मिल करके इस सूचकांक निकाला है। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि भारत का स्थान कहां पे है? भारत लगभग 59 देशों में 59 देशों की सूची आई है, जिसमें भारत जो है 8वें स्थान पे है। किस स्थान पे? 8वें स्थान पे। बस ये जानना जरूरी है कि भारत किस स्थान पे? 8वें स्थान पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन सूचकांक लगभग सभी एग्जामों में, लगभग एग्जाम में पूछता है। ठीक है, भारत 8वें स्थान पे है। तो चौथे स्थान पे कौन है? स्वीडन। ठीक, चौथे स्थान पे कौन है प्यारे बच्चों? तो चौथे स्थान पर, माफ कीजिएगा, डेनमार्क है। डेनमार्क है और 5वें पे स्वीडन है। 5वें पे कौन है? स्वीडन है। 5वें पे स्वीडन है। ठीक, चौथे पे डेनमार्क है, 5वें पे स्वीडन। अब ये आप कहेंगे कि आप चौथा क्यों बता रहे हैं? तो जो पहले 3 स्थान है, 1, 2 और 3, किसी ने इतना अच्छा काम ही नहीं किया जलवायु परिवर्तन के ऊपर कि ये तीनों स्थान को प्राप्त कर सके। मतलब ये तीनों स्थान 1, 2, 3 रिक्त हैं, इनको कोई पा ही नहीं पाया। चौथा से स्टार्टिंग है, यानी डेनमार्क चौथे स्थान पर है और स्वीडन 5वें स्थान पर, हमारा देश भारत 8वें स्थान पर। ये जानने की जरूरत है और थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि शीर्ष पूछ ले, शीर्ष स्थान किसको है? तो शीर्ष स्थान अपने आप डेनमार्क हो जाएगा। मेरी बात आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे समझने की आप कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ध्यानपूर्वक चीजों को देखें, क्योंकि आपको लगेगा कि वो कह रहा है कि पहला यानी शीर्ष स्थान, आप कह रहे हैं साहब कोई इसी को मिला ही नहीं, तो हम तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा नहीं है, अगर वो पूछ रहा है शीर्ष स्थान तो आ जाएगा डेनमार्क यहाँ पे। ठीक, बिल्कुल मैथ की तरह है चीजें। ठीक है, डेनमार्क आ जाएगा 1 स्थान पे। समझ की बात है। ठीक, एग्जामिनर फंसाता है इसीलिए। और दूसरे स्थान पे अगर पूछेगा शीर्ष के बाद दूसरा स्थान एक तरीके से पूछा तो स्वीडन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दो। वैसे क्या है, चौथे और 5वें स्थान पे है। भारत का स्थान 8वां है, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, इसके साथ में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन क्या है कि अब इसी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ने ये बताया है कि विश्व में सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग अगर कोई कर रहा है, ठीक, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग अगर कोई कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वातावरण कहीं से खराब हो रहा है, तो वो उसका स्थान क्या है? चीन का। ठीक, चीन ग्लोबल वार्मिंग सबसे अधिक कर रहा है, चीन। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग सबसे अधिक कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। ठीक, सबसे अधिक गैस, ग्रीन हाउस गैसों का जो ग्लोबल वार्मिंग कैसे? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन से ही तो होगी। तो गैस सबसे अधिक उत्सर्जित का मतलब कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है, चीन कर रहा है। ठीक, ठीक है, तो ये लगभग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे खराब स्थिति किसकी है? जैसे आपने ये देख लिया कि चौथे नंबर पे ये आ गया, भारत ये, तो सबसे खराब यानी कि 63 में 59। अब देखिए 63वें स्थान पे कौन है? 63वें स्थान पे ईरान है। ठीक, सबसे खराब कंडीशन ईरान की है। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब आप कहेंगे साहब 59 देश बता रहे हैं कि कुल है और बता रहे हैं कि 63वें स्थान पे कौन है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि 4 स्थान तक तो, 3 स्थान तक तो रिक्त है, 3 स्थान पे तो कोई है ही नहीं है, तो जोड़ लीजिए आप। मैथ आपकी मजबूत, मैथ तो मेरी बहुत कमजोर है। ठीक है, तो आप जब काउंट करेंगे तो पता चलेगा सही है। ठीक, यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि आपको बिल्कुल भूसा नहीं परोसा जा रहा है, आपको जो परोसा जा रहा है बिल्कुल खाने योग्य चीजें परोसी जा रही हैं, जो इंपॉर्टेंट है, आपकी सेहत के लिए अच्छी है, वो परोसी जा रही है। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक,
आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने जैसे ही बताया कि जलवायु परिवर्तन जैसे ही आए वैसे ही माथा ठनक जाना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि नहीं ये मेरे काम की चीज़ है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके काम की चीज़ क्या है, ठीक। क्योंकि न्यूज़पेपर कर लीजिए, मैगजीन पढ़ लीजिए, 400 पेजेस की मैगजीन है, उसके अंतर्गत सब चीज़ थोड़ी आपके काम की है। सब पढ़ने लगेंगे तब तो हो गया, गुड़ गोबर हो जाएगा सब, आप कितना करेंगे। तो काम की क्या है ये ढूंढना है, ठीक। अगला देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक। अब मैंने क्या कहा था आपको, जैसे ही पहली महिला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक, महिला राष्ट्रपति, ठीक, कौन बनी है। पेरू की राजधानी जो है, राजधानी लीमा है, ठीक। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है। अब कौन है यहाँ की राष्ट्रपति बनी है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है दीना बोलुआर्टे। क्या नाम है, दीना बोलुआर्टे, ठीक। ध्यान रखिए क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, दीना बोलुआर्टे, ठीक है। ये क्या है, दक्षिण अमेरिका देश। ये पेरू जो है दक्षिण अमेरिका का देश है। कहाँ का देश है, दक्षिण अमेरिका का, आपको पता है दक्षिण अमेरिका का देश। पेरू, बोलिविया सब, पेरू, बोलिविया, उरुग्वे, पराग्वे ये सब है, ठीक है। तो पेरू क्या है, दक्षिण अमेरिका का देश है। और कौन बनी है, दीना बोलुआर्टे। सिर्फ इतनी सी बात जानना जरूरी है और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति बनी है पेरू में, ठीक है। दीना बोलुआर्टे आप याद करने के लिए कुछ सेटिंग बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट याद करने पड़ते हैं। तो मान लीजिए कि दीना क्या कर रही हैं, आटे, आटा से बिलोंग कर लीजिए, दीना बोलुआर्टे बोल के आटा ले रही हैं, जो भी कुछ है आप जैसे समझ सकते हैं, थोड़ा इस तरीके, ठीक। अगला देख लीजिए, यूनेस्को को जानते हैं आप, मैंने इससे पहले भी बात की थी यूनेस्को, कल की क्लास में, लगभग हर क्लास में यूनेस्को की बात हो रही है, ठीक। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने लिखा है इससे पहले भी, आप वहां से नोट कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, ठीक। यूनेस्को ने क्या कहा, यूनेस्को ने ये कहा है कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन पूछा गया है, 150 बार भी क्वेश्चन पूछा गया होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। ग्रेट बैरियर रीफ, यूनेस्को ने ये कहा है कि ये संकट में है और इसको क्या है, इसको विश्व धरोहर स्थल सूची में सूचीबद्ध करना चाहिए। ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध करना चाहिए, ये कहा है यूनेस्को ने। क्यों कहा है, क्योंकि कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते सागर का सतह गर्म हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सागर का पानी गर्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको हानि हो रही है। अब ग्रेट बैरियर रीफ मेनली जानी किस लिए जाती है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, ठीक, प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक, पारिस्थितिक तंत्र है ये, और ये नुकसान हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। इसलिए उसने कहा है कि ऐसा हो कि इसको विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया जाए। बस इतना ध्यान रखना है। यूनेस्को का फुल फॉर्म, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन हो गया। और हाल ही में इसने अपने कहा है कि स्थल में शामिल किया जाए, विश्व धरोहर स्थल में, तो यूनेस्को ने कहा है। और ये है कि किस वजह से ये प्रभाव पड़ रहा है, तो सागर के गर्म होना ऑप्शन में मिल सकता है, या ग्लोबल वार्मिंग दिया जा सकता है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। क्या है, विश्व की सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। विश्व की सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से कौन है, तो ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक।
यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, किस रूप में रखने की बात की गई है, विश्व धरोहर स्थल सूचीबद्ध के रूप में, किस कारण से ये इसको समस्या पैदा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये सब कुछ क्वेश्चन बनना है। मतलब ये कि करंट के साथ साथ आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन भी साथ में तैयार होता चल रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वीडियो प्यारे बच्चों थोड़ी लंबी हो जाएगी, 1-2 क्लास की बात है, उसके बाद से फिर नॉर्मल क्लासेस होंगी छोटी छोटी 30-30, 25-25 मिनट की। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं फैक्ट है मिस अर्थ 2022। मिस अर्थ क्वेश्चन पूछता है, मिस अर्थ 2022 ये प्रतियोगिता हुई है फिलीपींस, मनीला राजधानी है फिलीपींस में। ठीक, फिलीपींस में ये प्रतियोगिता हुई है कहाँ, मनीला में। ठीक, मनीला में एक कोव है, मनीला में एक कोव जगह है, वहां हुई है। और ये मिस अर्थ 2022 की जो प्रतियोगिता है इसको जीता किसने है, तो इसको जीता है दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई ने। ठीक है, मीना सू चोई ने जीता है ये प्रतियोगिता को। ठीक, मीना सू चोई ने जीता। अब मिस अर्थ 2022 भारत की कौन बनी है, मिस अर्थ अगर बात की जाए भारत 2022 की, मिस अर्थ 2022 की कौन बनी, तो वंशिका परमार है। इनका क्या नाम है, वंशिका परमार। नॉर्मल एक तरीके से ये फैक्ट है जिसको आप ध्यान रखिए, इसमें बहुत कुछ बताने समझाने के लिए हर बार प्रतियोगिता होती है और कई बार एक आध बार क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए। मीना सू चोई नाम है इनका और वंशिका परमार भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सुना भी होगा न्यूज़पेपर में। एक है ज़ॉम्बी वायरस। ठीक, वायरस है, ज़ॉम्बी वायरस नाम है इसका। अब ज़ॉम्बी की खूब फिल्में आपने देखी होंगी, ज़ॉम्बी नाम है। ज़ॉम्बी की फिल्में जो भी हॉलीवुड फिल्मों के देखने वाले लोग होंगे वो खूब देखे होंगे ज़ॉम्बी, कि वो मरते ही नहीं है, बार बार खड़े हो जाते हैं। तो ये ज़ॉम्बी वायरस है। क्या है ये ज़ॉम्बी वायरस जो है, लगभग 48,500 साल पुराना है। कितना, 48,500 साल पुराना वायरस है, वर्ष पुराना। ठीक, हाल ही में क्या हुआ है कि फ्रांस के जो वैज्ञानिक हैं, फ्रांस के वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिकों ने फ्रांस के वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि रूस में एक जमी हुई झील थी, रूस में जमी हुई झील थी, झील के अंदर से इस वायरस को पाया है। ठीक, 48,500 साल पुराना है। रूस में जमी हुई झील के यहां से इस नीचे से इसको जिंदा किया। ठीक, इसको जिंदा किया है कहां के, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने। इससे क्या हुआ है कि जब ये खोज हुई है तो एक नई महामारी का खतरा पैदा, अगर ये वायरस फैल जाता है तो एक नई महामारी का खतरा पैदा हो सकता है। महामारी का खतरा पैदा हो सकता है। आप जानते हैं अभी कोविड की वजह से क्या हालत हुई है। तो अगर कहीं इस तरीके का वायरस जो बहुत ही खतरनाक वायरस है, तो कहाँ पाया गया है ये वायरस, तो रसिया में। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो कैसे पूछेगा कि हाल ही में ज़ॉम्बी वायरस कहाँ पाया गया, तो रसिया में पाया गया। ठीक, कितने वर्ष पुराना वायरस है, तो 48,500 साल पुराना है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है, तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने खोजा है। ठीक, नाम इसका क्या है, अभी आप सब छोड़ करके नाम ही पूछ देगा कि 48,500 साल पुराना एक वायरस प्राप्त हुआ है, क्या नाम है उसका, ज़ॉम्बी वायरस। अब देखिए मैं आपको यही बताता चलूं कि ये तो एक तरह वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिए, इन्हीं सबको डेटा बना के यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी इन्हीं सबों को डेटा बना करके पूछ देगा। ए लिख देगा कि हाल ही में एक वायरस खोजा गया जिसका नाम ज़ॉम्बी है। बी, यह जर्मनी में पाया गया। सी, इसको फ्रांस के वैज्ञानिकों ने खोजा। ठीक, डी, इसके जीवित हो जाने से, इसके फैलने से महामारी का खतरा पैदा हो जाएगा। ऑप्शन बना देगा, ए सही है, ए बी सी सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, निम्नलिखित में सभी सही हैं, कोई नहीं, इस तरीके से ऑप्शन बनाएगा। तो ये क्या गया, मैंने जो बी ध्यान दीजिए आप दिया था कि यहां होना चाहिए रूस, लेकिन उसने लिखा था जर्मनी जब क्वेश्चन बनेगा। अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन हो गया। अब खुद सोचिए कि अभी कहाँ, इसमें तो सुपर टेट का ही क्वेश्चन है, इसको 3-4 बार में बना दिया जाता है, वो यूपीएससी का क्वेश्चन हो जाता है, बीसीएस का क्वेश्चन हो जाता है। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन
अलग नहीं होता, इंफॉर्मेशन अलग नहीं होती, क्वेश्चन बनाने के तरीके में बदलाव आता है। अगर आप एक बार सही से कर लेंगे तो चाहे यहाँ क्वेश्चन है वहां क्वेश्चन, आप सब क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आई है टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। ठीक, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रैंकिंग आई है। ठीक, वर्ल्ड रैंकिंग आई है 2022 की। ठीक, वर्ल्ड रैंकिंग आई है 2022 की। टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स के इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, रैंकिंग 2000, ये रैंकिंग माफ कीजिएगा 2023 की है, 2022 की नहीं, 2023 की। टाइम्स की हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2023 की है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ है, कुल भारत के 75 संस्थानों को रखा गया है। 75 संस्थान, 75 इंस्टीट्यूट भारत के रखे गए हैं, जो कि पिछली बार यानी कि 2022 में 71 थे, अब बढ़ गए हैं। 2022 में कितने थे, 71 थे, अब 75 हो गए। बस विडंबना ये है दोस्तों देश की कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड रैंकिंग 2023 के अंतर्गत संस्थानों की सूची दी है, इसमें ऊपर से 250 यानी 250 नंबर तक भारत का कोई भी संस्थान नहीं है। ठीक, कोई भी संस्थान 250 के, जितने भी संस्थान है 250 से नीचे की, सबसे विडंबना यही है। ठीक, तो भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है बेंगलुरु का, वो है भारत में 1 नंबर पे, भारत में 1 नंबर पे। ठीक, कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक, बेंगलुरु का, वो भारत में 1 नंबर पे है, शीर्ष पर है, भारत में शीर्ष नंबर पे है। तो अब ये देख लीजिए, अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारत में शीर्ष पर है तो आखिर 1 नंबर पर नहीं, विश्व का टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग की तरफ से विश्व का शीर्ष स्थान पे सबसे ऊपर कौन है, तो वही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आपने नाम सुना है कभी, ऑक्सफोर्ड पढ़ के आए हो क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक, ऑक्सफोर्ड कहां पे है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक, यूके में नंबर 1 पर है। ठीक, ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। एक और है ऐसे ही, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। ठीक, ये टाइम्स की हायर एजुकेशन वर्ल्ड मतलब विश्व की एक रैंकिंग थी, और एक आई है क्यूएस एशिया की रैंकिंग आई है। ठीक, क्या है, क्यूएस एशिया की है, एशिया की विश्वविद्यालय की रैंकिंग है। ठीक, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग आई है। ठीक, 2022 की, 2022। ठीक, क्या है ये रैंकिंग, माफ कीजिएगा, ये भी क्यूएस, ये भी 23 की है, 22 की नहीं है, 23 की। ठीक है, क्यूएस एशिया की विश्व रैंकिंग है 2023 की। ठीक है, तो इसमें क्या स्थिति है, इसमें जो ये एशिया के, ध्यान दीजिएगा, एशिया के 40वें नंबर पर, 40वें नंबर पे आईआईटी सबसे 40वें नंबर पे है प्यारे बच्चों, आईआईटी बॉम्बे को स्थान मिला है। ठीक, बॉम्बे को स्थान मिला है आईआईटी बॉम्बे को 40वें नंबर पे, और 46 पे मिला है आईआईटी दिल्ली को। ठीक, तो नंबर 1 पे कौन, यहां पे कौन है, तो यहां नंबर 1 पे कौन है, शीर्ष पे कौन है, कहां पर, एशिया में। तो एशिया में प्यारे बच्चों चीन की पेकिंग विश्वविद्यालय है, चीन का पेकिंग नाम है, पेकिंग विश्वविद्यालय। ठीक, ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय। ठीक है, बस इतना जानने की जरूरत है कि क्यूएस का मतलब है क्यूएस का मतलब है क्वाक्वेरली साइमंड्स, जरूरी नहीं है, बस बता दिया, दिमाग में है क्वाक्वेरली साइमंड्स। ठीक है, अभी ये यहाँ इतना ही है। रैंकिंग्स जो है लगभग सब, आगे भी इसको रैंकिंग को सब एक जगह करके आपको सब रैंकिंग एक साथ में दे देंगे। हालांकि लगभग जितना डिस्कशन कर लेते हैं उतनी ही रैंकिंग है, ज्यादा रैंकिंग नहीं है इसमें। अभी हाल में क्या किया है, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने बाल यौन शोषण दिवस घोषित किया है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बाल यौन शोषण दिवस, क्योंकि नया दिवस, नया डे आया है और एक दिवस जरूर एग्जाम में पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाल यौन शोषण दिवस किसने किया, और किया भी है यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक,
यूएन ने किया बाल यौन शोषण दिवस, ठीक है। तो बाल यौन क्या है, 18 नवंबर, पहले ये जानिए आप 18 नवंबर को है। कब है बाल यौन शोषण दिवस, 18 नवंबर को, ठीक है। 18 नवंबर को बाल यौन शोषण दिवस है, ठीक है। तो बाल यौन शोषण दिवस कब मनाया जा रहा है, 18 नवंबर को। अब ये दुर्व्यवहार और खासतौर से यौन हिंसा को रोकने के लिए, दुर्व्यवहार और यौन हिंसा को रोकने के लिए 18 नवंबर जागरूकता फैलाने के, मैंने बताया था आपको कि कोई भी डेज अगर आता है तो जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है, ठीक। बाल यौन शोषण दिवस कब मनाया जा रहा है, तो 18 नवंबर को, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन भी है। कहा जा रहा है कि यूनेस्को, मैंने बताया था कि यूनेस्को क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को ने यह कहा है प्यारे बच्चों कि 2050, यूनेस्को ने कहा है कि 2050 तक, वर्ष 2050 तक 1/3 ग्लेशियर, ठीक, 1/3 जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगे। 1/3, बहुत बुरी खबर है, 1/3 ग्लेशियर पिघल जाएंगे। किस वजह से, यही ग्लोबल वार्मिंग, पिघल जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से 1/3 ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ठीक। इसमें क्या है, येलो स्टोन, कहा गया है कि ये जो थोड़े बहुत नाम दिए गए हैं, इसके अलावा भी येलो स्टोन, ये नॉर्थ अमेरिका में कि उत्तरी अमेरिका में है, अपना क्या कहते हैं कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इसका भी नाम दिया गया है कि ये भी जो एशिया में है। इसके साथ में ही दिया गया है किलिमंजारो पर्वत पार्क, किलिमंजारो पार्क जो कि अफ्रीका में है, इन सबका नाम दिया है। उसके साथ में बहुत सारी जगह हैं जहां पर खतरा मंडरा रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर मार्च के माह में और इतनी बारिश हो रही हो तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ही तो असर है। अगर मार्च के माह में जब मानसूनी वर्षा न होकर के लगातार 2 दिन से बारिश हो रही हो, अलग अलग शहरों में आप देख ही रहे होंगे, तो ये किसका है, ग्लोबल वार्मिंग का ही तो, जलवायु परिवर्तन को ही तो संकेत दे रहा है। तो इन्हीं कारणों की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, क्वेश्चनों के फॉर्मेट आपको देने पड़ते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, हौसला हमारा बढ़ाइए। जय हिंद, नमस्कार।